हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? तो मेरा नाम है अजय, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शायद पहचान गए होंगे। और आज शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं और मैंने थोड़ा भावनात्मक अध्ययन करके दिया था आपको कि यार प्लीज इस टॉपिक को फील करो। फीलिंग तभी आएंगे जब आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो सभी टॉपिक की। इंटरलेटेड टॉपिक की अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो, रिलेट करते हो, टॉपिक को अंडरस्टैंड रखते हो, तो आपको पता है कि आराम से आपको चीजें समझ आएंगी। मैंने आपसे ये बात बोली भी थी कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से वर्ड पोटेंशियल ध्यान से समझ के आते हो, पोटेंशियल को बड़ी बारीकी से समझ आते हो, तो आप बिलीव करो ये चैप्टर आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रिकैप में मैंने उन टर्म्स को रखा भी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बोला कि हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड फेज पे मूव कर चुके हैं। इससे पहले फर्स्ट फेज पे थे, अब हम सेकेंड फेज पे मूव कर चुके हैं। और सेकेंड फेज में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकैप। आप कहोगे सर इसका क्या डिस्कशन करना, ये तो आता है, लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं रिलेट करा के रहूंगा। पहले आप रिलेट करिए, देन फर्दर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की व्याख्या मैं कॉमनली आपसे करने वाला हूं। उसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस, अब कोई सर्किट बनता है या फिर कोई भी एनालिसिस होती है या सर्किट की बात करें तो आपको पता है वहां पे एक रेजिस्टेंस ना होके मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, सीरीज बन सकता है, पैरेलल बन सकता है। छोटी क्लासेस में हमने ये सुना भी हुआ है। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ, मैंने बोला इस चैप्टर की जान है ये टर्म, या फिर ये जो लॉज हैं ये जान है। मतलब सर्किट एनालिसिस, सर्किट को सॉल्व करने में ये हमारी पूरी मदद करने वाले हैं। इसी वजह से मैं इस चैप्टर की जान कहता हूं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में मेजर जो पार्ट है वो सर्किट एनालिसिस का है। मतलब क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे बड़ा पोर्शन, क्वेश्चन जहां से पूछा जा सकता है वो है सर्किट एनालिसिस। इसके अलावा मैंने फर्दर सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या तरीका हमारा होना चाहिए, क्या सोचने का तरीका हमारा होना चाहिए, वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो आज का डिस्कशन रिकैप में सबसे पहले आप याद करो, मैंने प्रीवियस डिस्कशन में आपसे जो बातें की थी वो कंडक्टर को लेके हमने आपसे बातें की, कंडक्टर को लेके हमने बातें की। और कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने बातें की। कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे नहीं प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे नहीं प्लेस करते हैं। मैं यहां पे चार्ज्ड कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहा हूं जिसको मैंने कैसे भी करके एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया, जिससे उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके मोशन की बात की, इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात की। और मोशन जब मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, तो यहीं से एक शब्द की व्याख्या हुई थी, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड की भी व्याख्या मैंने यहीं पे की, जहां पे आपको फॉर्मूला था, मिला था वीडी इज इक्वल टू एन सॉरी ई ई टाउ अपॉन एम, ड्रिफ्ट स्पीड। फिर हमने करंट का डिस्कशन किया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। या फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वहां पे भी करंट को स्टडी किया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू ईवी अपॉन 2 पाई आर। एंड देन मेरा डिस्कशन था अबाउट करंट डेंसिटी, यानी हमने नेक्स्ट बात की थी करंट डेंसिटी की, यानी कितना करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट है, उससे हमने करंट डेंसिटी के बारे में बातें पता की। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को मैंने वेक्टर क्वांटिटी कहा था। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा था यह भी आपको शायद याद होगा। क्वांटिटी क्लियर, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को। इसके अलावा मैंने आपको रिलेशन बताया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा अगर वॉल्यूम को हम पर यूनिट कंसीडर करते हैं
V को 1 मीट्रिक क्यूब के लिए स्टडी करते हैं तो यही फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD हो जाता है ना। ये डिस्कशन हमने किए। इसके अलावा मैंने ओम्स लॉ आपको बताया। क्या बताया? ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। लेकिन आपको पता है बात है यहीं पे, मैंने बोला था कि R की बातें यहीं से शुरू होनी नहीं स्टार्ट हो जाती हैं। R को लेके मैंने वेरिफिकेशन दिया और R को मैंने डिक्लेयर किया ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR ये एक फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो V इज इक्वल टू IR की वैल्यू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ लिखी जा सकती है। क्लियर? किरचॉफ लॉ, सॉरी ओम्स लॉ। ये सारे डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। और कहीं ना कहीं अब फर्दर हम उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, फर्दर उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्यों जाबाज लोगों, हैं? क्यों बच्चों, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? अरे भाई फिजिक्स पढ़ने आए हो तो फिजिक्स पढ़ने आए हो तो इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए, समझनदानी जो है इसको थोड़ा बड़ा करो, इसको समझाने की कोशिश करो। यहां पे याद करना नहीं चलता भाई, फिजिक्स में याद नहीं चलता। याद करने की कोशिश करोगे तो फिजिक्स बाहर फेंक देगी उठा के आपको। फिजिक्स मुश्किल यही है, क्यों है? क्योंकि हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। आप बिलीव करो, एक भी एनालिसिस ऐसी नहीं जिसको याद करना पड़े। मैंने बोला फीलिंग्स लाओ, सब्जेक्ट को लेके फीलिंग्स लाओ। मैंने ये तक डिक्लेयर किया चार्ज पार्टिकल भाग क्यों रहा है, रीजन है उसके आगे। चार्ज क्या है, क्यों अट्रैक्ट करता है, क्यों रिपेल करता है, हर बात का रीजन। यार आप कमेंट बॉक्स में आके कोई बात तो मुझसे डिस्कस करो, देखो क्या फिर जवाब देता हूं मैं आपको, है ना। बढ़िया बढ़िया से जवाब ढूंढ के लाता हूं, जहां पे आपको लगता है कि ये बात तो याद ही करनी पड़ेगी, मैंने कहा नहीं भैया याद नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको समझ लेते हैं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है, R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। जब आप छोटी क्लासेस में थे ना बच्चों, तो आपसे कहा जाता था 10th स्टैंडर्ड में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कैसे पता चला? इसी फॉर्मूले से पता तो चला। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहां से पता चला? यानी जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपको बता दिया जाता था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो कहां से आया? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। m क्या है? कांस्टेंट है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। e फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टाउ फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूं, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है मटेरियल पे, इस वजह से m n e स्क्वायर टाउ कांस्टेंट है। मतलब आप एक मटेरियल के लिए ये तो नहीं बदल सकते, ये तो नहीं बदल सकते ना। अगर ये नहीं बदल सकते तो क्या बदल सकते हो? आपको पता है मटेरियल के लिए आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, उसको मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो। यानी अगर मैं तार बना लूं, यहां पे तार बना लूं, तो ध्यान से देखो, ये तार है ना, ये है एक वायर, और इस वायर का ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है लंबाई। तो अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच करने से इसकी लंबाई इंक्रीज कर सकती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बदल सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बदल सकता हूं। उससे आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली आर है क्या? आप याद करो प्रीवियस क्लास में आर को मैंने रेजिस्टेंस कहा। क्या कहा? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? रेजिस्टेंस इज द फैक्टर, रेजिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो द फैक्टर ऑफ कंडक्टर, द फैक्टर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर by which the charge flow resist। यानी कंडक्टर के कुछ ऐसे फैक्टर, ऐसी कुछ बातें जो चार्ज के फ्लो को रोकती हैं, रुकावट का अनुभव करता है चार्ज, आसानी से चार्ज नहीं जा पा रहा होता है ना। रेजिस्टेंस के बारे में पहले उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टेंस कंडक्टर के वो फैक्टर है जो फैक्टर कहीं ना कहीं चार्ज के फ्लो को प्रभावित कर रहे हैं। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? वो फैक्टर तार की लंबाई है, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तार की लंबाई जितनी ज्यादा, ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं अगर
ट्रैफिक में जाके स्टडी करो, ट्रैफिक को स्टडी करो। तो आपको पता है जब आप रोड में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पता है जितने लंबा रोड, आपने देखा होगा कि अगर अपने सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो जितना लंबा रोड, इसका मतलब वहां पे ट्रैफिक होने के चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब ट्रैफिक है। रेजिस्टेंस मतलब एक टाइप का ट्रैफिक, और ट्रैफिक किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? रास्ते की लंबाई पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं वाइड और या नैरो स्ट्रीट की बात करूं तो आपको पता है जितनी वाइड स्ट्रीट उतना ट्रैफिक कम होने के चांसेस है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो रेजिस्टेंस एक टाइप का ट्रैफिक है, और ट्रैफिक को बदला जा सकता है। अगर रोड को ऐसे चौड़ा कर दिया जाए तो ट्रैफिक बदला जा सकता है, रास्ते की लंबाई को कम कर दिया जाए तो ट्रैफिक बदला जा सकता है, वैसे ही ये भी है। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? दैट इज दिस। इसी वजह से मैं इनको फैक्टर कहता हूं, द फैक्टर ऑफ कंडक्टर बाय विच द चार्ज फ्लो रेजिस्ट। ठीक है, द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर? लेंथ है ना, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ है ना, और क्या है? पहला क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और है टेम्परेचर। एक और क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये तीन बातें कहीं ना कहीं रीजन बन जाती हैं। तो लेंथ तो समझ आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी समझ आता है, टेम्परेचर कैसे समझोगे? टेम्परेचर ऐसे समझिए कि सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ने लग जाएंगे। ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? म्यूचुअल कोलिजन जो है, जो म्यूचुअल कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाएगा। और म्यूचुअल कोलिजन इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक बढ़ गया तो आप रेजिस्टेंस को ट्रैफिक जैसा समझो, ट्रैफिक जैसा समझो। तो रेजिस्टेंस क्या है? मतलब कंडक्टर में कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से वो ट्रैफिक है। वो बातें कौन कौन सी हैं? उसका लेंथ ट्रैफिक का कॉज बन जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रैफिक का कॉज बन जाता है, टेम्परेचर ट्रैफिक का कॉज बन जाता है। तो ये तीन चीजें, तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम रेजिस्टेंस की कल्पना कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, जनरलाइज हम उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर यहां पे मैं कांस्टेंट पार्ट को अलग करूं तो कांस्टेंट पार्ट को अलग करने पे मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। ठीक है, तो इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस नो डाउट लेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, जिसकी वजह से तो रेजिस्टेंस है ही है, फिक्स। यानी कुछ फिक्स वजह जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है ना, और इनकी वजह से वेरी कर सकता है। लेंथ बढ़ाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे बढ़ाओगे, चेंज होगा। ठीक है, इन पे। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिट इज अ फिक्स रेजिस्टेंस, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। इसको हम क्या फिक्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इतना तो है ही है, इतना तो है ही है, फिक्स है ना। बदलाव किसमें किया जा सकता है? एल और ए में। आपको पता है इस फिक्स्ड रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। इसे आप रजिस्टिविटी कहते हैं और डिनोट करते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी को डिफाइन किया जाए तो रजिस्टिविटी के लिए मुझे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे सकता हूं। इससे मैं पहला नाम तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे सकता हूं, या मैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस नाम दे सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर बाय विच चार्ज फ्लो रेजिस्ट, चार्ज फ्लो रेजिस्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले मैंने रेजिस्टेंस को क्या कहा? फैक्टर, लेकिन रेजिस्टिविटी को क्या कहा? प्रॉपर्टी। मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी बदली जा सकती है? लाइक मुझे क्रिकेट खेलना आता है,
क्रिकेट खेलना आता है, तो आपको पता है मेरे साथ वो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, तो आपको पता है कि एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी तो है ही है, मतलब इतना रेजिस्टेंस तो है ही। तो मुझे बताओ क्या ये रेजिस्टेंस है? यस। ये क्या है? पर्टिकुलर। ये तो फिक्स है, इतना तो है ही है। क्या बदलने से ही बदल सकता है? लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? ठीक है। तो इस फिक्स्ड रेजिस्टेंस को या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम, इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो आपको पता है फैक्टर बदले जा सकते हैं। रेजिस्टेंस को मैं फैक्टर बोल रहा हूं, फैक्टर बदल सकता है लेकिन प्रॉपर्टी बदल नहीं सकती। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों चार्ज फ्लो रेजिस्ट कर रहे हैं। प्लीज आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस को मैंने फैक्टर कहा, उसको मैंने प्रॉपर्टी कहा। प्रॉपर्टी क्या होता है? फिक्स्ड होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन फैक्टर बदला जा सकता है। तो फैक्टर किस किस बात पर डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर? लेकिन रेजिस्टिविटी इन बातों पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब मैं अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करूं तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपको बहुत अच्छे से पता है लेंथ। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? आपको याद होगा थर्मल एक्सपेंशन 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा, L इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? लंबाई बढ़ जाती है। तो अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी अगर इनिशियल रेजिस्टेंस को R नॉट माना जाए तो आपको पता है R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो आपको पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? लीनियरली। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? ग्राफिकली। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में यहां पे रिलेशन, टेम्परेचर में यहां रिलेशन। आपको पता है कि जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, टेम्परेचर जब 0 था मान लेते, तब रेजिस्टेंस R नॉट था। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज करता है। तो क्या आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ आया? दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या? दोनों केवल और केवल चार्ज फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हैं। क्यों बुड़बक? क्यों मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसमें कोई दो राय है? लेकिन आपको पता है एक को मैंने प्रॉपर्टी कहा, दूसरे को मैंने फैक्टर कहा। फैक्टर बदला जा सकता है किन किन वजहों से? लेंथ बदलने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, लेकिन रेजिस्टिविटी बदली नहीं जा सकती है। क्लियर? रेजिस्टिविटी को मैंने प्रॉपर्टी का, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन एक को मैं प्रॉपर्टी, एक को मैं फैक्टर बोल रहा हूं। क्लियर है ना? डन। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये है फिक्स यानी कांस्टेंट, इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको पता है इस फॉर्मूले को फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैं ऊपर नीचे L और L का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो आपको पता है लेंथ और वॉल्यूम के टर्म्स में इसे लिखा जा सकता है, या फिर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के साथ ए का मल्टीप्लाई, ए का डिवाइड, दैट इज इक्वल टू ऊपर लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम, तो रो वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर। तो आपको पता है इसे वॉल्यूम और एरिया के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखे आपने ये फॉर्मूले ऐसे बदल के? क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसका डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो कि लाइक लेंथ को मैंने डबल कर दिया, स्ट्रेच करके लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है स्ट्रेच करके अगर डबल किया है आपने, उसमें कोई मेटेरियल ऐड तो किया नहीं, तो इसका मतलब वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ को आपने कितना कर दिया? डबल। लेंथ को जब डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। इस स्टेप से भी चीजों को याद रखा जा सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले, इनडायरेक्ट फॉर्मूले भी याद करने की कोशिश रखें अपना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या फॉर्मूले हैं, क्या डिपेंडेंसी है, इस बात को ऑब्जर्वेशन में रखें और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। खैर वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां पे मैं फ्रेम करके दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर्टिकुलर पोर्शन से। ठीक है, डन। इसके अलावा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, यानी इन चीजों के बारे में अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया। क्वेश्चन है
कि मान लेते हैं आपके पास एक L लेंथ का कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। और मैंने इसको स्ट्रेच करके, यानी मैंने स्ट्रेच किया, क्या किया, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। या फिर मैं इसे बाई फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, बाई फोल्ड कर दिया, है ना, ठीक है। या फिर मैंने इसको मेल्ट कर दिया, पहले मेल्ट किया और इसे रीकास्ट किया, क्या किया, रीकास्ट। मैंने इसे मेल्ट करके रीकास्ट किया और रीकास्ट करने से मैंने इसका एरिया बदल दिया, एरिया चेंज, और मैंने लेंथ भी चेंज कर दी, लेंथ चेंज कर दी, ठीक है। इसको मैंने बाई फोल्ड कर दिया, ट्राई फोल्ड कर दिया, ट्राई फोल्ड कर दिया, है ना। मतलब बेसिकली मैं रीस्ट्रक्चर की बात करता हूं। मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका लेंथ कुछ भी है, मैं उसे रीकास्ट कर रहा हूं। रीकास्ट करने से क्या होगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएंगे। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, अगर फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे तो 100% क्या बदलेगा, तो रेजिस्टेंस विल बी चेंज, रेजिस्टेंस विल बी चेंज्ड। तो R विल बी चेंज बट रो नॉट चेंज, नॉट चेंज, क्योंकि आपने मटेरियल नहीं बदला। तो अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं तो रजिस्टिविटी को मैंने शुरुआत से क्या डिक्लेयर कर रखा है, रजिस्टिविटी मैंने साफ साफ कहा ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट मटेरियल के साथ सेट है। तो आपको पता है रीकास्टिंग से रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप बदलाव किस में कर रहे हो, रीकास्टिंग। अब रीकास्टिंग को कैसे काउंट किया जा सकता है भाई, आप स्ट्रेच कर रहे हो, आप बाई फोल्ड कर रहे हो, आप ट्राई फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपने मेल्ट करके उसको रिकास्ट कर दिया, तो आपको पता है कि नए नए चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब फॉर्मूले आपने वही यूज करने, आपने फॉर्मूले कौन से यूज करने, R इज इक्वल टू रो L बाई A, आपने फॉर्मूले यूज करने रो L स्क्वायर अपॉन V, आपने फॉर्मूला यूज करना रो V अपॉन A स्क्वायर। आपने रेजिस्टेंस को लेके यही फॉर्मूले यूज करने टू फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल में यह है कि मैंने इसे स्ट्रेच करके, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, डबल इन लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मुझे सिंपल सी बात, जब मैंने स्ट्रेच किया होगा तो एरिया में चेंजेस आए होंगे, लेकिन मैं क्यों फॉर्मूला रो इज इक्वल टू L अपॉन A यूज करूं, मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। तो मेरे पास R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो L फॉर द 2L का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आपके पास 4 रो L स्क्वायर अपॉन V, आपके पास पहले रेजिस्टेंस ये था, दैट इज इक्वल टू 4R। यानी आपने अगर उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो इस टाइप से रीकास्टिंग को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से प्रैक्टिस में कराऊंगा भी। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में रीकास्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन की भी बात की जाती है, जैसे तारों का समूह। अगर एक सर्किट की बात की जाए, आपके घर में सर्किट की बात की जाए तो बहुत सारे तार फैले हुए होंगे, है ना, बहुत सारे तार फैले हुए होंगे, और बहुत सारे अगर तार फैले हुए हैं तो मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर है। मैं कई बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूं, कैपेसिटर वाले टॉपिक में भी हमने इसको डिस्कशन में लिया था, और वो कुछ इस प्रकार से कि मेरे घर में तारों का कुछ ऐसा समूह है, ये तार है ना, तार है, मतलब वो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उनका रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और आपके घर में कुछ इस टाइप से सर्किटरी है, डायगोनली आपने उसको सप्लाई दे रखी है। इस वाले तार का रेजिस्टेंस R, इस वाले तार का रेजिस्टेंस R, 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 R और R, है ना। तो आपको पता है इस टाइप का जब केस आएगा तो इसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब कहा जाए कि मैंने कहा इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या करो, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए पहला आप ये चेक करते हो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे काउंट किया जाता है, ध्यान रखो, जो वायर या जो रेजिस्टेंस एक ही वायर से कॉमनली कनेक्टेड, एक ही वायर से कॉमनली कनेक्टेड है, इस प्रकार का कनेक्शन है कुछ,
ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे डिवाइसेस। आपको पता है रेजिस्टेंस को आप डिवाइस भी काउंट कर सकते हो कि ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 3 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, और ये इस टाइप से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से अगर एक ही वायर से कनेक्टेड है तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज। आपने क्या किया, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। मैं प्रीवियस क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका बता चुका हूं। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी के थ्रू कर रहे हो। वैसे मैं बैटरी को लेके आके डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप इतना समझो, आपको पता है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस। अब मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव टर्मिनल के जितना नजदीक हो या पॉजिटिव चार्ज के जितना नजदीक हो, अगर आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज के जितना नजदीक हो वहां पे पोटेंशियल हाई, तो यहां का पोटेंशियल हाई, यहां पे और कम, 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 यानी लगातार पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यस और नो? यस। यहां पे V1 है तो यहां पे V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। इसके बीच में कितना है? V2 माइनस V3। इसके बीच में कितना है? V3 माइनस ऑफ V4। पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो करेंगे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की तरफ है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ऐसा भी याद कर सकते हो। इसके अलावा करंट को हम किधर की तरफ कंसीडर करते हैं? इधर की तरफ। क्यों करते हैं? इसका रीजन मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन कर चुका हूं। तो आपको पता है इससे पास होने वाला करंट कितना है? चार्ज पर यूनिट टाइम I। इससे कितना पास हो रहा है चार्ज पर यूनिट टाइम? I। इससे भी कितना है चार्ज पर यूनिट टाइम? बराबर। यानी तीनों से चार्ज पर यूनिट टाइम बराबर होगा। आप कहोगे सर क्यों बराबर होगा? अगर विरोध अलग अलग है तो बराबर क्यों होगा? अब आप ऐसा समझ लो कि एक पाइप है, ये पाइप थोड़ा मोटा, ये पतला, ये मोटा पतला, मोटे पतले पाइप है, लेकिन जितना पानी इससे निकलेगा पर यूनिट टाइम उतना ही इससे निकलेगा, उतना ही इससे निकलेगा। क्यों निकलेगा? नहीं तो पाइप फटने के चांसेस है। तो आप ऐसा समझ लो ये पानी जैसा फ्लो है कि फ्लो तीनों से कॉमन होगा, भले ही मोटे पतले पाइप हुए, लेकिन आपको पता है फुल फ्लो यानी चार्ज का फ्लो या वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम दोनों का बराबर होगा। सिंपल सी बात, पाइप पतला हो गया तो स्पीड ज्यादा होगी, पाइप मोटा हो गया तो स्पीड स्लो होगी। ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ चुके थे कि नहीं? ठीक है, तो सभी से पास होने वाला जो करंट है वो क्या है? सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? सभी से पास होने वाला करंट सेम है। ठीक है, तो आपको पता है चार्ज यहां से यहां पहुंचा, चार्ज यहां से यहां पहुंचा, चार्ज यहां से यहां, तो जब चार्ज यहां से यहां पहुंचा तो चार्ज पे काम हुआ, यानी चार्ज को काम करना पड़ा। तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन? दैट इज V1 माइनस ऑफ V2 को V, है ना, VA, इस पे VB और इस पे VC, और बैटरी ने टोटल काम कितना किया? V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू किया गया काम फर्स्ट, सेकेंड प्लस ऑन थर्ड। V इज इक्वल टू IR, दिस इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो यहां से मुझे मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 एंड सो ऑन। यानी जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उस केस में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, आप कहोगे सर मुझे इसमें बताओ, इसमें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है? अरे बताएंगे ना भैया, थोड़ा ठहर जाओ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अभी मैं इस क्वेश्चन पे भी आने वाला हूं। इसके अलावा जब बैटरी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है अक्रॉस रेजिस्टेंस, जैसे अगर ध्यान से देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और आपने क्या किया? इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, ऐसे एक बैटरी लगा दी। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना था? अगर मैं इस टर्मिनल की पोटेंशियल की बात करूं तो VA है, इसका VB, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? VA, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? VA, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? VA, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? VA। आपको एक बात बता देता हूं, आपको प्रीवियस इसमें टॉपिक में मैंने कहा यहां का पोटेंशियल अलग, यहां का अलग, यहां का अलग। ध्यान रखो, जब तक रेजिस्टेंस की बात नहीं आ जाती है तब तक हम पोटेंशियल को बराबर मानते हैं। तो मतलब यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल को आप एक जैसा ही मानो। वैसे अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस को काउंट करते, इस तार का रेजिस्टेंस, हम इन तार को आइडियल मानते हैं, इन तारों को क्या मानते हैं?
आइडियल, और आइडियल मानने की वजह से हमने क्या किया, आइडियल मानने की वजह से हमें पोटेंशियल यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे जब वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं यहां की बात करें तो यहां पोटेंशियल VB, यहां का पोटेंशियल VB, यहां भी पोटेंशियल VB और यहां भी पोटेंशियल VB। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सभी पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, इक्वल, इस पे भी VA माइनस BB, इस पे भी इक्वल, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अगर करंट I है तो इससे करंट I1 है, इससे करंट I2 है, इससे करंट I3 है। ठीक है, तो करंट आपके पास टोटल कितना था, I, और I इज इक्वल टू आपके पास कितना, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या आपके पास क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R, दैट इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, तो यहां से क्या मिला, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो आपको पता है जब पैरेलल सर्किट कंबाइन होता है, यानी जिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा जज कर पाना, किसी भी सर्किटरी में जज कर पाना, यानी जो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन या 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके पास सर्किट एनालिसिस के होते हैं, वहां पे आपको दिखाई देता है कि कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की होती है तो वहां पे हमारे लिए सोच पाना, देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल। तो उसके लिए हमने कुछ मेथड बनाए हैं। एक मेथड को बोलते हैं पॉइंट डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, पॉइंट डिवीजन मेथड, जिस मेथड से हम ये डिक्लेयर कर पाए कौन किसके सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल। एक मेथड होता है करंट डिवीजन, करंट डिवीजन, इसे आप मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी भी कहते हैं। इसके अलावा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन, स्टार कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कुछ मेथड हैं जिन मेथड से आप ये फाइंड आउट कर पाते हो कि कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जहां पे आप सीरीज एंड पैरेलल सॉल्व कर पाते हो। लेकिन मैं यहां पे एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगा जो मेथड ज्यादातर लार्ज लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन के किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे आपके ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इन कॉम्बिनेशंस। मतलब जैसे ही आपको कॉम्बिनेशन में ये सर्च कर पाना मुश्किल होगा कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में, मैं उसके लिए एक अच्छा तरीका बता देता हूं। कैसे बता देता हूं, अब ध्यान से देखो, अगर यहां के पोटेंशियल की बात करूं VA और यहां का पोटेंशियल की VB बात करूं, तो मैंने बोला जब तक रेजिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है तब तक पोटेंशियल उतना ही रहेगा। क्लियर है ना। अब इस रास्ता, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और दूसरा तीसरा रास्ता ये, तीन रास्ते, तीनों पे सेम रेजिस्टेंस, यानी इसके क्रॉस अगर जाओगे तो काम करना पड़ेगा, इसके क्रॉस जाओगे तो काम करना पड़ेगा, इसके क्रॉस जाओगे तो काम करना पड़ेगा। तीनों रास्तों पे सेम खड्डे, रेजिस्टेंस को आप खड्डा मान लो, तो इस रास्ते के क्रॉस कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और अगर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल VA तो नहीं बचेगा, कितना बचेगा, मान लेते V1, यानी इस रेजिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कुछ काम करना पड़ गया, तो कितना बचा। अगर इस रास्ते से जाते तो कितना पोटेंशियल बचता, इस रास्ते से जाते तो कितना पोटेंशियल बचता, V1 बचता। इस रास्ते से जाते तो पोटेंशियल कितना बचता, V1, यानी VAR पे ड्रॉप होने पे कितना बचता है, V1। उसके बाद आपके पास तीन नए पॉइंट, जो कि मैंने आपको याद होगा कैपेसिटर में भी सिखाया था। तीन नए पॉइंट, अब इसमें से एक पॉइंट चूज कर लीजिए। अगर इस पॉइंट की बात करो तो फर्दर दो रास्ते, और इस रास्ते पे आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इस रास्ते पे भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और दोनों रास्तों पे सेम खड्डे तो इक्वल काम करना पड़ेगा, तो ड्रॉप पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इस पे ड्रॉप होने के बाद V2 बचता है, यहां पे ड्रॉप होने पे V2 बचता है, यानी V1 R पे ड्रॉप होने पे V2 बचता है, तो V1 R पे ड्रॉप होने पे कितना बचता है, V2। ध्यान से देखो, क्या इस टाइम सारे रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस में हैं, यस और नो, यस और नो। देख लो, एक जगह ले लो VA, एक जगह एंड पे ले लो VB, और बीच में ले लो V1 और V2। ध्यान से देखो आप, VA और V1 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा दो। तीनों लगा दो, तीन अलग अलग तार, एक वायर, दो वायर और तीन वायर, तीन अलग वायर। ठीक है, V1 और V2 के बीच में कितने लगे हैं, V1 और V2 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6। V1 और V2 के बीच में 6 वायर लगे हैं अलग अलग, एक वायर, दो वायर,
3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, ये ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि VB और VB, 1 वायर, 2 वायर और 3 वायर, VB और V2 के बीच में 1 वायर, 2 वायर और 3 वायर। अब ध्यान से देखो, इन तीनों पे ड्रॉप पोटेंशियल इक्वल है, इसके अक्रॉस VA माइनस VB, इसके अक्रॉस भी V1 VA माइनस V1, इसके अक्रॉस भी VA माइनस V1। इसका मतलब ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल, ऑल 6 आर इन पैरेलल और 3 आर इन पैरेलल। इसका मतलब क्या, ये वाला सर्किट सेम ये वाला सर्किट है। इसको जब सॉल्व करोगे तो R/3 आ जाएगा, ये R/6 आ जाएगा, ये R/3 आ जाएगा। फिर तीनों सीरीज में जब सॉल्व करोगे तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 एलसीएम आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू R प्लस ऑफ 2R प्लस ऑफ 2R, दैट इज इक्वल टू 5R/6। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 5R/6। तो इसका कितना आया, 5R/6। तो अगर आप पॉइंट डिवीजन मेथड अच्छे से सीख लेते हो तो आप बिलीव करो 90% ऑफ प्रॉब्लम आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है ना। ठीक है, वैसे मैं हर प्रकार का क्वेश्चन, यानी इस लेक्चर के बाद आप ये सोचिए थ्योरेटिकल लेक्चर, इससे पहले भी थ्योरेटिकल लेक्चर, लेकिन अब जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे सर्किट से या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के पश्चात, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के बाद आपको पता है हम इन करते हैं इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्व करने के बाद। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है, मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये मुझे कुछ क्वेश्चंस और भी कराने थे। यहां पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं, है ना, कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मैं जिस इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात कर रहा था, दैट इज किरचॉफ लॉ, इसकी इंटरप्रिटेशन सबसे स्ट्रांगली करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक दो क्वेश्चन यहां पे ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस के। एक सर्किट आप देख लो, ये फिर ये फिर ये फिर ये, और अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, रेजिस्टेंस R R R R और R, अगर इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्वेश्चन को देख के पता है बच्चों को क्या लगेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देख ले सीरीज और पैरेलल पता है, लेकिन आप बिलीव करो आप थक जाओगे ये ढूंढने में कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में। क्योंकि सीरीज को लेके मैंने क्या कहा, सीरीज को लेके मैंने कहा कि आप एक वायर से कनेक्टेड सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक तो ये एक वायर है, लेकिन फिर वायर बदल जा रहा है। ये जो जंक्शंस हैं, ये जंक्शन हमें ये डिक्लेयर करने में बड़ा अपोज महसूस करा रही है, विरोध महसूस करा रही है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया लाइक दिस, ऐसा, R R R R R R R R R और R, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे ये जज कर पाना कि कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट डिवीजन मेथड बताया उससे ये बड़ा आसान हो जाएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे इस एंड का पोटेंशियल आप VA मान लो, इस एंड का पोटेंशियल आप VB मान लो। मैंने आपसे कहा जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिल जाता तब तक पोटेंशियल उतना ही होगा। यहां भी VA मानो और इसको VB मान लो। अब आपके पास दो रास्ते, यहां से इधर जाओ और इधर जाओ, दोनों रास्तों पे सेम खड्डे मतलब सेम रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस किया गया काम सेम होगा, इसके अक्रॉस भी किया गया काम होगा, तो बचा हुआ पोटेंशियल भी सेम होगा। इसको क्रॉस करने पे पोटेंशियल कितना बचता है, V1, तो इसको क्रॉस करने भी पोटेंशियल कितना बचता है, V1, है ना, क्लियर। अब ध्यान से देखो, सारे रेजिस्टेंस सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में है, यानी VA यहां VB और रास्ते में V1 और ले लो। अब यार पता है सर्किट में ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0, V1 माइनस ऑफ V1, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ध्यान से देखो, इस पोर्शन में एक्चुअली ये रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस लगा ही नहीं। तो V और V1 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो, लगा दिया R। V और V1 के बीच में रेजिस्टेंस और लगा दो, अलग वायर है, अलग वायर लगा दो।
V1 और VB के बीच में एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस ये लगा दो, और एक रेजिस्टेंस ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा दो, आर आर। ये रेजिस्टेंस तो है ही नहीं एक्चुअली, आर और आर बाई टू, यानी ये सॉल्व होकर कितना आएगा, आर बाई टू। ये सॉल्व को क्या आएगा, आर बाई टू। आर बाई टू एंड आर बाई टू आर इन सीरीज, द आंसर इज आर। क्लियर? तो पॉइंट डिवीजन मेथड यूज किया, और पॉइंट डिवीजन मेथड से देखो, ध्यान से देखो, इस सर्किट में एक्चुअली ये वाला रेजिस्टेंस लगा ही नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते तो आपको इसको यूज करना पड़ जाता, और क्वेश्चन आप सॉल्व करके गलत आ जाते। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप पॉइंट डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं वैसे और भी मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन आप पॉइंट डिवीजन मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो जेई मेन के हो या नीट के। एडवांस के लिए मैंने बोला ना कि एडवांस के लिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा सा हम डिफरेंट लेके चलेंगे, वो मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके बेसिक यानी फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। क्लियर है ना? तो ये रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को लेकर डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर के एंड और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, और वो है ऑन किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, इसका समझना बहुत जरूरी है, प्लीज इसको फील करते हुए चलना। एक्चुअली किरचॉफ ने दो लॉज दिए, टू लॉज। किरचॉफ ने दो लॉ दिए। एक लॉ का नाम रखा वोल्टेज लॉ। क्या? वोल्टेज लॉ। इसका नाम उन्होंने लूप लॉ भी रखा, लूप लॉ या लूप रूल भी बोल सकते हैं। और दूसरे का नाम रखा करंट लॉ, करंट लॉ, या फिर इसका नाम रखा था जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। ठीक है, मतलब एक कहानी वोल्टेज को लेके थी और एक कहानी करंट को लेके थी। ठीक है, और दोनों लॉज को मैं बड़े आराम से, बड़े बेसिक ढंग से समझा दूंगा। ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक चीज, करंट लॉ। करंट लॉ क्या था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग current, incoming and outgoing current at a junction is always be zero, is always be zero। ये पॉइंट बहुत बड़ा नहीं था, और ये चार्ज कंजर्वेशन को लेके था, चार्ज कंजर्वेशन, है ना, चार्ज कंजर्वेशन को लेके लॉ था कि algebraic sum of incoming and outgoing current, incoming and outgoing current at any junction is always be, at a junction is always be zero। इस बात को समझ लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं एक जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पे कई सारे पॉइंट, कहीं पे कई सारे वायर आके मिले, जैसे ये, ठीक है, और ये, इस प्रकार से चार तार, इससे करंट आ रहा है I1, इससे जा रहा है I2, इससे जा रहा है I3, और इसमें आ रहा है I4, इस प्रकार से। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब है इसमें एक टाइप के करंट को आप पॉजिटिव ले लो और एक टाइप के करंट को आप नेगेटिव ले लो। तो अगर आपने इनकमिंग को पॉजिटिव ले लिया, इनकमिंग को चलो पॉजिटिव लेते, इनकमिंग कौन कौन सा है, यानी I1 प्लस ऑफ I4, I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यानी द एल्जेब्रिक समेशन का मतलब एक टाइप के करंट को आपने पॉजिटिव ले लिया, एक टाइप के करंट को आपने नेगेटिव, एल्जेब्रिक समेशन तभी काउंट किया जाएगा। ठीक है, हमेशा ये होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं I1 प्लस ऑफ I4 दैट शुड बी इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I3, है ना। और स्टेटमेंट को कल्पना कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ I is equal to 1 to n, that should be equal to 0। This algebraic summation of incoming and outgoing current is always be 0। ये स्टेटमेंट था जिससे मैं करंट पे इनकमिंग और आउटगोइंग को लेके एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन बना पाऊं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था, प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक है, द वर्क डन टू मूव
move a unit charge throughout the loop, throughout the loop is always be zero, is always be zero, is always be zero. The work done to move a unit charge throughout the loop, throughout the loop का मतलब समझते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके मैंने कंजर्वेशन बताया था कि जहां से चार्ज स्टार्ट हुआ जिस पोटेंशियल से, अगर उसी पोटेंशियल पे वापस आता है, इसका मतलब देयर इज नो वर्क टू बी डन, है ना? कॉमन पोटेंशियल पे कोई काम नहीं होता है। लाइक आपने 2 वोल्ट से स्टार्ट किया और घूम के वो 2 वोल्ट पे आ गया। जैसे आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कि मेरे पास एक सर्किट है और सर्किट में ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, इस टाइप से ये एक पूरा लूप है। इसको एक लूप कहा जाएगा। तो सर्किट में करंट कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, ठीक है। आई करंट स्टार्ट होता है, तो यहां पे बैटरी काम कौन कर रहा है? यानी चार्ज को फ्लो कौन करा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बैटरी कर रही है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जब, यानी यहां से चार्ज गुजरेगा तो उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यहां से चार्ज गुजरेगा तब भी उसे कुछ ना काम करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है, पता है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चार्ज यहां से यहां गया तब भी काम करना पड़ा, यहां से यहां गया तब भी उसे काम करना पड़ा, ठीक है। तो एक लूप में नेट वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0, ठीक है। करंट मान लेते हैं आई है, आई, ठीक है। तो इसके क्रॉस किया गया काम क्या है? आई आर या रेजिस्टेंस आई आर 1। इसके क्रॉस करंट कितना काम है? आई आर 2, ठीक है, क्लियर। इसके क्रॉस कितना काम है? वी, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखोगे? ध्यान रखो, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन। करंट हमेशा साइन कन्वेंशन को कैसे फॉलो करोगे? रेजिस्टेंस में करंट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ एंटर कराओगे, नेगेटिव साइन निकालोगे। इसमें पॉजिटिव के साथ एंटर कराओगे, नेगेटिव, और साइन हमेशा बाद वाला लोगे। यानी अगर पूरे लूप में साइन हमेशा बाद वाला लोगे तो अब ध्यान से देखो, बाद में कौन आ रहा है? वी पॉजिटिव, माइनस आई आर 1 और माइनस आई आर 2 दैट इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? 0। ये है प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन को लेके। किसको लेके? एनर्जी कंजर्वेशन को लेके। अब मैं इसको सर्किट में यूज करना सिखाऊंगा, इस लॉ को सर्किट में यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। जिसको आप सर्किट एनालिसिस, तो थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं इस पे, एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे फर्दर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसका यूज बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने बोला ना इस चैप्टर की जान है ये टॉपिक, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट समझ लो। और पॉइंट को समझते हुए मैं एक सर्किट को सॉल्व करना आपको सिखाता हूं। सर्किट में कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे एक सर्किट बना लो, ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट एनालिसिस में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और कैसे उसमें किरचॉफ लॉ लगाया जाता है, ये सर्किट है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है और ये 12 ओम रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्वेश्चन इस सर्किट में क्या क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट थ्रू सॉरी, करंट थ्रू 6 वोल्ट और 12 वोल्ट बैटरी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ऐसा क्वेश्चन कि बैटरी से कितना करंट है। या फिर पूछ सकते हैं, करंट पासिंग थ्रू एनी ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी किसी एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट पूछ लिया गया, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द पॉइंट, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के मध्य पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस। मतलब ये 3 क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है।
3 क्वेश्चन अगर आपको ये आते हैं तो बहुत मेजर पार्ट आप सर्किट एनालिसिस का कर रहे हो। जैसे आपको याद होगा कि जब मैं कैपेसिटर में सर्किट एनालिसिस सिखा रहा था, वैसे मैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चन, वहां पे क्या था, वहां पे करंट की बात नहीं की जाती थी, वहां पे बात की जाती थी कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर पे स्टोर्ड चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, या फिर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे, वहां पे करंट की बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कैपेसिटर सर्किट को शॉर्ट करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको 2 लूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट में क्या किया करोगे, इन क्वेश्चन में कुछ भी तो बेसिक्स कैसे सीखेंगे। सबसे पहले सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीखो, है ना, बाय डोमिनेटिंग बैटरी, डोमिनेटिंग बैटरी। अब आपको कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी बैटरी डोमिनेटिंग है। मैंने बोला जो मर्जी मन करे उसको मान लो, सर्किट में कोई भी इसमें डोमिनेटिंग बैटरी आप मान लो, एक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 3 4 कितनी भी बैटरीज हैं उसमें से एक बैटरी को डोमिनेटिंग मान लो। डोमिनेटिंग जब मान लोगे तो अपने बाकी बैटरीज के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया 12 वोल्ट डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, यहां से आई करंट फ्लो करेगा, इससे भी कितना जाएगा आई, लेकिन यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा। जंक्शन लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अगर मैंने करंट को इधर I1 भेज दिया तो 100% इधर कितना जाएगा, I माइनस ऑफ I1, क्योंकि I माइनस ऑफ I1 प्लस I1 और I हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी I माइनस ऑफ I1 प्लस I1 I के बराबर होना चाहिए, जो कि है। अब यहां से पास होना करंट कितना है, I माइनस ऑफ I1, इससे I1 और इससे फिर से कितना चला जाएगा I, ये I1 आया, ये I माइनस ऑफ I1 आया, यानी इससे पास होने का करंट कितना, I माइनस ऑफ I1, ये और ऐसे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिवीजन। एक सर्किट में करंट डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां पे 2 लूप हैं, 3 लूप हैं, 4 लूप हैं, कुछ भी है, आपको सर्किट में करंट को डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैंने साइन कन्वेंशन सिखाया। साइन कन्वेंशन मतलब रेजिस्टेंस में हमेशा करंट को पॉजिटिव साइन के साथ एंटर कराओगे, नेगेटिव साइन निकालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इतना तो ध्यान पता चल ही जाएगा ना कि किधर से किधर की तरफ करंट आ रहा है, तो इनकमिंग में पॉजिटिव और आउटगोइंग, ये एक वे है। ठीक है, फिर इसमें 2 लूप में कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो। आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला क्लॉकवाइज लिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो साइन बाद में आता है उसको आप लेंगे। तो इसमें बाद में कौन सा आना था, 12, तो 12 आपने ले लिया। माइनस ऑफ आई, इसमें करंट कितना आई आर होता ना, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्रॉस वर्क डन क्या होता है आई आर, तो माइनस ऑफ आई इंटू 5। ठीक है, इसका कौन सा साइन लेंगे, माइनस ऑफ I1 इंटू 6, मेरे पास ये पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं, इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास पहली इक्वेशन, यानी लूप रूल के अकॉर्डिंग मैंने इस लूप से एक इक्वेशन ड्रॉ कर ली। फिर इसकी बात करते हैं, इसमें भी आपने ऐसा क्लॉकवाइज कर लिया। मैंने बोला बाद वाला साइन लेंगे, कोई भी इसका बाद, तो आपके पास 6 पॉजिटिव, उसके बाद 6 पॉजिटिव, इसका माइनस ऑफ 12 I माइनस ऑफ I1, है ना, और इसका प्लस, इसका बाद में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस 6I1 प्लस 6I1, दैट शुड बी इक्वल टू 0, द इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से कितने वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। अब 10th स्टैंडर्ड में आप इतना सा तो पढ़े होगे, 9th स्टैंडर्ड में इतना सा पढ़े होगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उससे आपको पता है 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व की जा सकते हैं, यानी 2 वेरिएबल सॉल्व हो गए, यानी I और I1 की वैल्यू सॉल्व हो गई। अगर आप I और I1 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, इस बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यानी करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी कितना है, 12 वोल्ट बैटरी, ये भी पता चल जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पता चल जाएगा। इसके अलावा किसी एक पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है, अब सिंपल सी बात, इसके अक्रॉस अगर करंट पता है तो V इक्वल टू IR से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा। मतलब सर्किट एनालिसिस में सबसे छोटी सी बात ये हो सकती है। क्लियर है ना। तो मैंने कहा आज का सेशन जिस एजम्पशंस पे, जिस बिहेवियर पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता, वो सारे एनालिसिस मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर, अभी तक के 2 लेक्चर्स का संपूर्ण ज्ञान एक बार हम समेटेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए आप सभी को बहुत
धन्यवाद, थैंक यू।